हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। इसके पहले वीडियो नहीं बनाए थे तो कुछ प्रॉब्लम थी। उसके बाद थोड़ा सा स्कूल में मैं बिजी थी, इसलिए वीडियो मैंने नहीं बनाया। चलिए, आज मैं इसके पहले मैं जो चैप्टर पढ़ाई थी, चैप्टर सेल के बारे में मैंने बताया था। सेल के बारे में मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। इसके बाद सेल वॉल के बारे में भी मैंने बता चुका था। आज हमको पढ़ना है, ठीक, आज हमको पढ़ना है सेल के बारे में। सब कुछ तो पढ़ा दिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा में मैंने पढ़ा दिया था। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, ठीक। न्यूक्लियस होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग पढ़े। देखिए, आपके बुक में दिया हुआ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में दिया है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले ये जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज ए स्मॉल स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर होता है। इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, छोटा होता है, स्फेरिकल होता है और ओवल स्ट्रक्चर का होता है। इसका डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउट ने 1831 में किया। न्यूक्लियस होता क्या है, तो द न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। मैंने बताया था कि सेल के बारे में बताया कि सेल, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो सेल के अंदर एक ये न्यूक्लियस भी होता है, इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये भी ऑर्गेनल। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। आइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, ठीक। It is a delicate double membrane structure with a space between the outer and inner membrane. ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब दो तरह की झिल्ली होती है डबल मेम्ब्रेन। आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर है और ये फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, दो डबल झिल्ली होती है और स्पेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। उसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों अंदर के, और अंदर के तरफ होता है एक, बाहर के तरफ होता है मेम्ब्रेन, ठीक। द मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड बाय सेवरल न्यूक्लियर पोर्स। मेम्ब्रेन जो होता है छिद्रनुमा, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पोर के, जिसको कहते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जो अलाउ करता है। ये छोटा छोटा पोर क्या अलाउ करता है भाई, छिद्रित पोर होते हैं जो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यही एक्सचेंज करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। मतलब सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली लाइक जो फ्लूइड है, कंप्लीट फ्लूइड नहीं होता है, सेमी फ्लूइडेड पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा क्या, एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस इज फिल्ड विद अ ग्रेनुअल जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप। मैंने पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर होता है। तरबूज की बात मैंने कहा था ना कि तरबूज में जो रेड वाला पार्ट होता है वो क्या है, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म होता है। और ब्लैक जो बीज होता है वो क्या होता है, वो सेल का ऑर्गेनेल्स होते हैं। वैसे ही इसमें भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक होता है, कंप्लीट फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, उस जेली लाइक जो फ्लूइड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, जेली लाइक और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या न्यूक्लियोसेप भी कहेंगे, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट की बात हो रही है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस घिरा रहता है, बाउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और उसके बाद एक मेम्ब्रेन क्या होता है, अंदर की तरफ होता है और एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होता है। और इन मेम्ब्रेन के बीच में छोटा छोटा पोर होता है, छिद्र होता है, जो अलाउ करता है न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल अंदर जाए और अंदर से बाहर आए, साइटोप्लाज्म के अंदर आए और साइटोप्लाज्म से अंदर जाए और आए, एक्सचेंज करता है कुछ मटेरियल, ठीक।
और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो एक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आइए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ईच न्यूक्लियस हैज़ वन डेंस राउंडेड न्यूक्लियोलस, यानी कि प्रत्येक न्यूक्लियस जो होता है, प्रत्येक न्यूक्लियस डेंस होता है, मतलब कंप्लीट फ्लूइड नहीं होता है, डेंस होता है, टाइट होता है। राउंडेड न्यूक्लियोलस से क्या होता है? राउंडेड होता है। सम सेल्स में हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई, कुछ सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ RNA, इसमें क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट ऑफ RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड एंजाइम विच आर यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, और कुछ एंजाइम होता है जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। RNA का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। थस न्यूक्लियस पार्टिसिपेट, न्यूक्लियस भाग लेता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और कौन करता है? RNA के थ्रू होता है। द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कब? जब सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन, एक सेल टूटकर एक पैरेंट सेल टूटकर दो डॉटर सेल में जब डिवाइड होता है, दैट टाइम ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं और फिर प्रेजेंट हो जाते हैं। कब? जब एंड हो जाता है और फिर नया सेल का निर्माण हो जाता है, उस समय फिर वो प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे आगे भी इसके बारे में। क्रोमेटिन नेटवर्क, इसके बाद एक क्रोमेटिन। अब देखिए यहाँ पे धागे नुमा एक ये बीच में न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, ये धागे नुमा, ठीक है, ये धागा जैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये होता क्या है? इट इज़ अ टैंगलेट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। ये उलझा हुआ, ये इसका वजन होता है, उलझा हुआ धागा होता है, ठीक है। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो आपस में उलझा हुआ रहता है। और ये क्या होता है? दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये धागा जो उलझे रहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म में मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट? जब सेल डिवीजन होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोम, मतलब ये धागा नुमा जो एक में न्यूक्लियस के अंदर एक धागे नुमा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ये जो क्या होता है? ये होता है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो एक दूसरे से उलझा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये क्या हो जाता है? ये फाइबर कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर खुल जाते हैं। जो उलझे हुए रहते हैं वो खुल जाते हैं और कंडेंस होकर और थिक मोटे हो जाते हैं, रिबन के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम क्या चीज़ के बना होता है? तो क्रोमोजोम आप मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्रोमोजोम बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। और ये क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? तो दे बियर जीन्स विच आर मेड ऑफ DNA, ये जीन्स के अंदर पाया जाता है। जीन्स इसमें अंदर पाए जाते हैं जो क्या चीज़ से बने होते हैं? DNA का फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जीन्स आर हेरिडिटरी यूनिट, ये जीन्स होते क्या हैं? ये आनुवांशिकता को प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं? तो दे कैरी, ये जीन क्या करते हैं? दे कैरी द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये क्या करते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर ले जाते हैं। मतलब ये है कि आपके पापा का, आपके दादाजी का, दादी माँ का, किसी का भी, मौसा मौसी, नानी माँ का कैरेक्टर कुछ आप लोग में आता है, हम सभी में आता है। तो वो कैरेक्टर कौन ले जाता है? तो ये हमारा जीन ले जाता है, जो क्या चीज़ से बनाता है? मेड ऑफ DNA से बना रहता है, DNA, ठीक। दिस टेक्स प्लेस बाय द यूनियन ऑफ फीमेल एग एंड, ये कहाँ रहता है भाई? तो ये फीमेल होते हैं, फीमेल एग यानी कि ओवम, और मेल के एग होता है स्पर्म, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको सेक्स, ठीक है, इसको सेक्स एग भी कहा जा सकता है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज डेफिनिट इन ईच स्पीसीज, जितने भी जाति है, जितने भी प्रजाति हैं, सभी में क्रोमोजोम की संख्या जो होती है निश्चित होती है। ये नहीं कि अलग अलग, निश्चित होती है। ईच ह्यूमन सेल हैज़ 46 एंड ब्रैकेट में जो है 23 पेयर्स क्रोमोजोम इन इट्स न्यूक्लियस, प्रत्येक ह्यूमन सेल में 46
क्रोमोजोम पाए जाते हैं हर न्यूक्लियस। क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। ये सारे प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। डीएनए का काम क्या है? ये जीन्स बनाता है, और ये क्रोमोजोम बनाता है। और क्रोमोजोम क्या चीज़ से बनता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। और ये डीएनए जीन्स इसमें रहते हैं। ये जीन्स क्या चीज़ से बना होता है? डीएनए से बना हो जाता है, ठीक है। डीएनए क्या चीज़ का रहता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है। अब ये इस सारे यानी कि मनुष्यों में, हम लोग में 46 क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 46 क्रोमोजोम होते हैं हर न्यूक्लियस में, और 23 पेयर्स होते हैं। चलिए अब फंक्शन पढ़ा जाए। इसका न्यूक्लियस का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य यह है कि न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। सेल का जितने भी प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस होती है, सारे लाइफ प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, यानी कि रेगुलर करता है, यानी कि गैप कर दिया नहीं। रेस्पिरेशन का वर्क होगा, या जीन्स का प्रोवाइड करना, या आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करना, या क्रोमोजोम का, ये सब कुछ ये हमारा न्यूक्लियस पता है क्या है? सेल का मास्टरमाइंड होता है, मेन होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है। जैसे एक स्कूल में, हमारे स्कूल में जो क्या करता है, स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? मेन होता है। और प्रिंसिपल ही सबको क्या ड्यूटी प्रोवाइड करता है कि भाई आपको ये काम करता है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एक्सेट्रा सब कुछ। तो वही क्या होता है, सबसे पहले कि यही कारण है कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को इसीलिए कहते हैं कि सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सारे फंक्शन को कंट्रोल करके कौन करता है भाई? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही करता है भाई, तुमको ये काम करता है, तुमको ये करना है। सारे ऑर्गेनेल्स का वर्क प्रोवाइड करता है, और न्यूक्लियस ही सारे सेल के ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ यही बात देखभाल करता है। आइए इसके बाद सेकेंड है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। बिल्कुल भाई, ये इस न्यूक्लियस का मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है? सेल डिवीजन, यानी कि एक सेल से कई सेलों का निर्माण होता है। किसके कारण? कौन करता है भाई? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन उपस्थित होता है? क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होते हैं, ठीक। ये सारा काम सेल डिवीजन का वर्क न्यूक्लियस के अंदर से ही होता है, ठीक है। तीसरा हमको पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता क्या है? द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सब्सटेंस, कोई भी लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग की बात ही नहीं हो रही है। लिविंग सब्सटेंस का जो सेल होता है वो बाउंड होता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, बाउंड रहता है। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जिस चीज़ से घिरा रहता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक। बाउंड बंधा होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है भाई? इट इज़ जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये जेली लाइक होता है, सेमी फ्लूइड, कंप्लीट फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इसी के कारण जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर सब अपने अपने स्थान पर स्थित होते हैं। अगर सोचो प्रोटोप्लाज्म ना हो, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ना हो तो क्या होगा क्या? जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं सारे ऑर्गेनेल्स आपस में टकराएंगे और ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म का होना बहुत ज़रूरी होता है। और वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन रिमेन सस्पेंडेड इन। विभिन्न प्रकार जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सारे इंक्लूड रहते हैं, सस्पेंडेड होते हैं इसमें। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल एक्सेप्ट सेल वॉल एंड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल। प्रोटोप्लाज्म में सारे इंक्लूड होते हैं कंपोनेंट, सिर्फ सेल वॉल को छोड़कर, ठीक है। और कंटेंट ऑफ वैक्यूल भी, इनको छोड़कर, वैक्यूल और सेल वॉल को छोड़कर बाकी सब इंक्लूड रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है? 2 पार्ट इसमें रहते हैं। क्या क्या? एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में 2 प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म का 2 पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इट इज़ दैट पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट्स होता है जो ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस रहता है, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में का जो स्पेस रहता है उसी को होते हैं। इस एपियर कलर से एक कलरलेस होता है, कलरफुल नहीं होता है, कलरलेस होता है। और पार्टियली ट्रांसपेरेंट
एंड समवाट वाटरी सब्सटेंस, कुछ ट्रांसपेरेंट मतलब आदान प्रदान दिख सके और वाटरी होता है सब्सटेंस। इट इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, ये हमेशा मूवमेंट स्टेट में रहता है। मेनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द साइटो, बहुत जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शन किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ठीक, इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल सेल ऑर्गेनेल्स मैंने सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है ये तो हमने बताया, इसके पहले बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल सेल का बताए थे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल में स्ट्रक्चर, अगर जो सेल का स्ट्रक्चर बने तो सबसे पहले क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है। उसके बाद क्या? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया। उसके बाद तीसरा क्या है? साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म रहता है जिसके अंदर सेल, इतना मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद सारे सेल के बारे में स्टार्टिंग से मैंने, ये हमारा तीसरा वीडियो है। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जैसा भी लगे, आप इसको पढ़िए और इससे समझिए। ठीक, और उसके बाद हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका हम बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि सेल के अंदर कौन कौन ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।